हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि 1914 तक जार निकोलस सेकंड का रूल था रसिया पर, और ये भी देखा था कि उस वक्त का जो रसिया है आज के रसिया से थोड़ा सा अलग था। उसका एरिया पहले के मुकाबले अब काफ़ी कम हो गया है। इस बात में भी जाना था कि कौन कौन सी कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही जाना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी सेंट्रल पावर थी और कौन सी अलायंस कंट्री थी। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि उस वक्त की जो रसिया है, उस वक्त की रसिया के अंदर इकोनॉमी कैसी थी और सोसाइटी कैसी थी। मतलब कि लोग अपना आजीविका, पैसा, लिवलीहुड किस तरह कमाते थे, ठीक है, और उस वक्त का समाज किस तरह डिवाइड था। तो बात यह देखने वाली है कि 20 सेंचुरी के स्टार्टिंग तक, मीन्स 1900 के आसपास, 1901, 1902, 5, 10 तक, इस वक्त क्या था कि रसिया के अंदर अभी तक इतना इंडस्ट्री नहीं आई थी, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। अभी भी 85% जो किसान थे या जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, ठीक है। जबकि फ्रांस और जर्मनी में लगभग 40 to 50% के आसपास था ये रेशियो। अब रसिया जो था उस वक्त का केवल एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, तो कल्टीवेशन करता था और यही एक्सपोर्टर भी था मेजर ग्रेन का, अनाज का, ठीक है। अब इंडस्ट्री जो थी, इंडस्ट्री इसमें छोटे छोटे पैकेटों में, मीन्स जो बड़े शहर हैं उनके आसपास छोटे छोटे क्लस्टर बने हुए थे। 2-3 इंडस्ट्री यहाँ पर हो गई, दूसरा शहर है मॉस्को है, उसमें 2-3 इंडस्ट्री हो गई, सेंट पीटर्सबर्ग में हो गई, ठीक है। इस तरह की जो छोटे छोटे पैकेटों में, पॉकेटों में इस तरह इंडस्ट्रियाँ बनी हुई थी। और जो फैक्ट्री वर्कर थे, फैक्ट्री वर्कर के साथ साथ कुछ क्राफ्टमैन थे। क्राफ्टमैन यानी कि कारीगर। एक तो होता है वर्कर, केवल लेबर, दूसरा होता है क्राफ्टमैन जो कारीगर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो क्राफ्टमैन था उस वक्त का, वो थोड़ा सा स्किल लेबर है सॉरी। तो स्किल लेबर को उसको सामाजिक रूप से ना, समाज में उसका थोड़ा सा स्तर ऊंचा था, उसको थोड़ा सा ज़्यादा इज्जत मिलती थी, क्योंकि जो वो काम करता था उसके लिए स्किल की ज़रूरत थी कंपेयर टू लेबर। अब हुआ क्या कि 1890s के बाद धीरे धीरे यहाँ पर भी जो है रेलवे, जैसे ही रेलवे का एक्सपेंड हुआ, रेलवे का एक्सपेंड होते ही यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगने लगी। जो क्राफ्टमैन थे उन्होंने भी अपनी अपनी एक छोटी छोटी फैक्ट्री या अपने घर में ही स्मॉल इंडस्ट्री टाइप बना ली। तो ये समय था। अब हुआ क्या कि इस काम से जब क्राफ्टमैन ने भी अपनी छोटी इंडस्ट्रियाँ बना ली, बड़ी और भी फैक्ट्रियाँ लगने लगी, तो जो 90s के आसपास तक आने वाले 10-15 साल में जो कोल का प्रोडक्शन था वो लगभग डबल हो गया, और आयरन और स्टील का भी आउटपुट लगभग 4 गुना के आसपास हो गया। और ये वो टाइम था कि जब वर्कर और क्राफ्टमैन लगभग इक्वल हो चुके थे, यानी कि इतने ही वर्कर हैं, इतने ही क्राफ्टमैन हैं जो अपना कारीगर है। समझ रहे? हाँ। तो अब क्या हुआ कि ये जो लोग थे, क्राफ्टमैन हो गए, ये भी तो वर्कर को रखते थे अपनी फैक्ट्री में, लेकिन वही सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो वर्कर थे उनके लिए प्रॉपर सैनिटेशन या उनके लिए कोई ऐसे रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं करता था कि उनको मिनिमम वेजेस कितनी देनी है, कितने उनके घंटे होंगे काम करने के, इस तरह की बातें। गवर्नमेंट उनको सुपरवाइज तो करती थी, लेकिन फिर भी वो लोग जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हो गए या कोई भी हो गए, वो उस रूल्स को तोड़ने से, जो लोग तोड़ रहे हैं रूल्स को, उनको नहीं बचा पाते थे। मतलब कि धांधली हो रही थी, धांधली बोलेंगे ना, कि उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, ज़्यादा समय तक काम कराया जा रहा है। ये डिफरेंस आपको देखने को भी मिला कि 15 घंटे के आसपास काम हो रहा था क्राफ्ट में, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, और 10 से 12 घंटे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम करना पड़ रहा था। दूसरी बात, एक और थोड़ा सा सोशल यहाँ पर अंतर था लोगों में। कुछ लोग गाँव से जुड़े हुए थे और कुछ लोग थे जो वहीं पर शहर के अंदर ही बसे हुए थे, मतलब कि आ गए थे कुछ समय पहले, या उन्हीं के आसपास फैक्ट्रियाँ बनी तो खुद ही शहर वाले बन गए। तो इस तरह के भी लोग थे। इसमें जो मेटल वर्कर वाला था, यानी कि जो मेटल होता है, मेटल पे जो कारीगरी करता था, उस वर्कर को ज़्यादा अच्छा मानते थे। क्लियर?
उस टाइम मेटल वर्कर के लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत थी, इसलिए उसका सामाजिक दर्जा थोड़ा सा ऊंचा था। लेकिन अब दूसरा, इन वर्करों के अंदर कुछ वुमेन भी थी, लगभग 31% वुमेन भी थी वर्कर के अंदर। पर वो वुमेन को जो पैसा था, उनकी जो वेजेस थी वो कम दी जाती थी। कभी कभी ये हाफ भी होती थी या कभी कभी 3/4, यानी कि 3/4 75% के आसपास, यानी आधे से 3/4 के बीच में ही उनको मिलती थी। पूरी तनख्वाह नहीं मिलती थी कंपेयर टू मैन। ठीक है, इस तरह की ये डिवीज़न वहाँ पर थी। तो बेटा इस तरह का उनमें डिवीज़न था। ये डिवीज़न उनकी ड्रेस को देखकर भी पता लग जाता था कि ये स्किल लेबर है या नॉर्मल वर्कर है। ठीक है, तो जैसे कि एक मैं अब ये भी आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपको 2 इमेज नज़र आ रही हैं। ये एक इमेज है जिसमें ये लोग एक चैरिटेबल कोई सोसाइटी है उसमें खाना खा रहे हैं, मीन्स भंडारा, समझते हो? हाँ, तो एक चैरिटेबल किचन है जिसमें ये लोग खाना खा रहे हैं। ये उस वक्त की एक तस्वीर है। ठीक है, इन लोगों को ऐसे ही खाना मिलता था। दूसरा था, ये देखो इनका सोने का है। ये एक डोरमेट्री मतलब होता है एक जहाँ पर एक साथ बहुत से बेड होते हैं और वहाँ पर उन लोगों को लेबर की तरह सुलाया जाता है। रेल के अंदर भी, रेलवे डिपार्टमेंट में भी देखा होगा आपने, डोरमेट्री होता है, मीन्स एक बेड मिलता है केवल सोने के लिए। तो इस तरह वर्कर को रखा जाता था। खाने के लिए उनके लिए एक बड़ा सा किचन था, वहाँ पर जाओ खाना खा लो, और सोने के लिए इस तरह की डोरमेट्रियाँ बनाई हुई थी जो लेबर थी। क्लियर? उसके बाद एक बात और यहाँ पर अलग थी। ये कुछ लोग जो थे उन लोगों को बाद में अगर जैसे परेशान करते थे तो इसमें से छोटे छोटे कुछ ग्रुप बन गए, जैसे कि यूनियन लीडर, आपने वर्ड सुना होगा। इस तरह के लोग बने और वो लोग कुछ स्ट्राइक वगैरह भी करते थे। ये स्ट्राइक का एक ही काम था, मतलब एक ही पर्पज़ था कि थोड़े से जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो, थोड़ी फैसिलिटी और एक्स्ट्रा दी जाए। तो इस तरह की कुछ जो है स्ट्राइक भी हुई, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई थी 1896 में, और मेटल इंडस्ट्री के अंदर 1902 में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो किसान लोग थे, किसान लोग थोड़े से अलग थे बाकी लोगों से। वो क्या थे कि ज़्यादातर जो किसान थे वो अपने लैंड पर कल्टीवेटेड करते थे। उनके पास ज़मीन ज़रूर कम थी लेकिन अपना लैंड था। लेकिन मोस्ट जो ज़मीन थी, ज़्यादातर ज़मीन नोबल्टी, क्राउन यानी कि राजा, और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो उस वक्त का चर्च था उसके अंडर थी। अब ये लोग चाहते थे कि ये ज़मीन यहाँ से निकलकर हमारे पास इक्वली डिवाइड हो जाए ताकि बाकी किसान हो जाएं। दूसरी एक बात, जो फ्रांस के अंदर फ्रांस रिवॉल्यूशन में आपने देखा था कि कुछ किसान थे, नोबल वहाँ भी थे। जो थर्ड स्टेट था उसमें केवल किसान वगैरह आ रहे थे, किसान थे या वर्कर थे जो भी आ रहे थे, तो नोबल्स के पास ज़मीन वहाँ भी थी। तो फ्रांस के अंदर क्या दिक्कत थी या क्या बात थी, वो ये थी कि जो फ्रांस का किसान था वो नोबल्स की इज्जत करता था। ठीक है, उनके लिए एक तरीके से अपने उसको जमींदार या नवाब या जो भी समझता था उसकी रेस्पेक्ट करता था। लेकिन कंपेयर टू रसिया का जो किसान था वो नोबल्स की या जो भी वहाँ के जमींदार थे उनकी कोई इज्जत इसलिए नहीं करता था कि वे नोबल्स हैं, बल्कि इसलिए थोड़ी बहुत करता था कि उनको कुछ पावर्स जार ने दे रखी हैं। जो जार निकोलस है उसने कुछ पावर दे रखी हैं, उनकी अपनी कोई लोकल पॉपुलैरिटी नहीं थी। ठीक है, इवन कभी कभी तो रसिया के अंदर जो लोग थे किसान, वो उनको नोबेल्टी को जो भी टैक्स था या रेंट था उसको मना कर देते थे देने से। हुआ क्या कि इस तरह की घटनाएं जब बढ़ने लगी, रेंट को मना करने लगे, फिर किसान थोड़े से और एग्रेसिव हुए और उन्होंने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर भी स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा बदतमीजी करी, उड़ा दिया। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं लगभग सभी जगह होने लगी। इसके अलावा किसान एक तरीके से और भी डिफरेंट था। जो सबसे बड़ी मेन बात है वो ये है कि यूरोपियन से जो रसिया का किसान था वो इस तरह डिफरेंट था कि ये लोग ना पूल में खेती करते थे। पूल यानी कि आपने कारपूलिंग का वर्ड सुना है, यानी कि किसी चीज़ को शेयर करना। तो ये क्या करते थे कि हर साल उसको जो खेती है, अगर अभी एक आदमी 4 बीघा ज़मीन को बोता है, दूसरा आदमी 10 बीघा ज़मीन को बोता है,
अगले साल वो लोग आपस में इंटरचेंज कर लेते थे, या वो आपस में एक दूसरे की चीज़ को शेयर करके वे दोनों लोग एक साथ 14 बीघे ज़मीन को बो सकते थे और बाद में उसको आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। इससे क्या था कि जो उस वक्त का कमज़ोर था वो एक किसान कमज़ोर दूसरे किसान की मदद कर देता था। इस तरह उन लोगों ने अपने अपने कम्यून बना रखे थे। कम्यून यानी कि ग्रुप, उसको मीर भी बोलते हैं ये लोग। कम्यून 4-6 लोग आपस में एक साथ इकट्ठा हुए और उनके आसपास खेत है, सबने एक साथ खेती करी, ठीक है। एक साथ जो उनके बैल वगैरह थे या पानी था उसको एक साथ यूज कर लिया, तो उससे क्या होता है कम्यून वाली स्थिति थी। यानी जो आदमी जिसके पास मैन पावर है वो मैन पावर दे दे, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे दे, इस तरह की खेती वो कर रहे थे कम्यून में होकर, जबकि ऐसा उसमें नहीं था, ठीक है। वहाँ के सोसाइटी के बारे में देखा था कि किस तरह की सोसाइटी है और किस तरह वो डिवाइड है, पीजेंट वहाँ के किस तरह की सोच रखते हैं और वर्कर में क्या डिफरेंस है। आज उससे थोड़ा आगे देखेंगे कि किस तरह सोशलिज्म रसिया के अंदर आता है। 1914 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था, तब तक रसिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी सब इलीगल थी। क्योंकि जार का शासन था, वो नहीं चाहता था कि कोई भी पार्टी आए और उसके किसी बात पर अंकुश रखे या उसको किसी बात पर टोके, ठीक है। अब एक पार्टी उसी टाइम बनी थी 1898 में, जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी। इस तरह की पार्टी मैंने आपको बताया था कि जब मार्क्स आया 1848 में कम्यून मैनिफेस्टो दिया था। मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो मार्क आया था तो उसने इस तरह की सोशलिज्म वाली जो आइडियोलॉजी थी वो हर कंट्री के अंदर फैलाई थी कि वर्कर की अपनी पार्टी हो, वर्कर ही अच्छे से होंगे तो पूरे देश का कल्याण होगा, इस तरह की बातें। तो उसी सोच को ध्यान में रखकर एक पार्टी बनी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, RSDWP, ठीक है। ये मार्क्स की विचारधारा या मार्क्स की आइडियोलॉजी पर ही डिपेंड थी। लेकिन रसिया के अंदर इस तरह की जो भी पार्टियां थी बनने के बाद सबको कुछ दिन काम करती थी, उसके बाद उनको इलीगल डिक्लेयर कर देते थे। ये पार्टी भी इलीगल बनी हुई थी। अब हुआ क्या कि इस पार्टी के अंदर ये लोग चाहते थे कि जो पीजेंट है यहाँ के, वो पीजेंट ही नेचुरल सोशलिस्ट हैं। मतलब कि वो पीजेंट जो हैं यानी कि किसान जो हैं, किसान ही नेचुरल सोशलिस्ट हैं। मतलब कि वो लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक ग्रुप में काम करते हैं, इस तरह की बातें वो रख रहे थे दिमाग में कि यही नेचुरल सोशलिस्ट हैं। यानी कि हम इन्हीं को आधार बना सकते हैं और रिवॉल्यूशन में इन्हीं की मेजर पार्ट इन्हीं का होगा, इन्हीं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जो रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन में किसान जो है वो मेन फोर्स नहीं हो सकते, क्योंकि किसानों के अंदर डिफरेंट था कि कुछ लोग थे वो अमीर किसान थे, कुछ लोग गरीब किसान हैं, कुछ लोग अपनी ज़मीन पर काम कर रहे हैं तो कुछ लोग दूसरे की ज़मीन पर काम कर रहे हैं, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो कुछ लोग वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। यानी किसानों के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस था। तो एक सोच ये थी कि किसान अच्छे से करेंगे, किसान आपस में सोशलिस्ट हैं। दूसरी सोच ये थी कि किसान अच्छे से नहीं करेंगे। तो इन्हीं दोनों थिंकिंग को लेकर 1903 में इस पार्टी में हो जाता है स्प्लिट, यानी कि ये पार्टी दो अलग अलग उसमें टूट जाती है। अब एक जो खेमा था या एक जो ग्रुप था उसको कर रहा था लीड लेनिन, LENIN। मैं दोबारा लिखता हूँ, एक सेकेंड, LENIN, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। दूसरी जो पार्टी थी उसको जूलिया करके एक व्यक्ति था, जूलियन वो लीड कर रहा था। तो जो लेने वाले थे वो लोग, उनको बोला गया बोल्शेविक, और जूलियन वाले थे उनको बोला गया मेनसेविक। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी और उल्टा मेनसेविक का मतलब हो गया माइनॉरिटी। ये तो इनका वर्ड का डिफरेंट था। तो हुआ क्या कि पार्टी पीजेंट के लिए तो काम कर ही रही थी, तो लेनिन ने ये डिसाइड करा कि ये पार्टी वर्कर के लिए, वर्कर को ध्यान में रखकर वर्कर को मेन फोर्स में रखेगी, वर्कर ही इसके रिवॉल्यूशन का करेंगे, किसानों को थोड़ा सा अलग रखा गया।
तो अलग अलग आइडियोलॉजी बन गई। जैसे कि आप लोगों ने अगर कांग्रेस के अंदर सुना हो तो 907 में उसी टाइम कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट जिसको बोलते हैं हम। सूरत के अंदर ये लोग दो अलग अलग उसमें टूट गए थे। एक तिलक वाला था, ठीक है, दूसरा गांधी जी वाला था। तिलक वाला जो था वो थोड़ा सा रिवोल्यूशन टाइप का था, गरम दल बोला, और जो गांधी जी वाला था उस लोगों को बोला कि ये थोड़े से नरम दल वाले थे, ठीक है। इसी तरह की इसमें भी अलग अलग टूट आई थी। तो एक बोल्शेविक थे, दूसरे थे मेंशेविक। बोल्शेविक जो ग्रुप था वो ये चाहता था कि पार्टी के अंदर केवल वही लोग शामिल हों जो डिसिप्लिन हो और दूसरे उनके अंदर कुछ क्वालिटी हो। मतलब कि वे लोग जो थोड़ा सा अच्छे से जागरूक हैं और अच्छी सोच वाले हैं, थोड़े से मजबूत हैं। लेकिन उधर जो मेंशेविक थे, मेंशेविक चाहते थे कि पार्टी सभी के लिए ओपन हो। जैसे कि जर्मनी में भी पार्टी बनी हुई थी, डेमोक्रेटिक वाली या सोशल वाली पार्टी, सभी के लिए ओपन हो, कोई भी आए पार्टी का सदस्य बन जाए। तो यही दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी, इसमें डिफरेंस रहा, ठीक है। बोल्शेविक के पढ़ने में ज़्यादा लोग थे, ठीक है। इस तरह की बातों को लेकर चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 903 में जब ये स्प्लिट हो गया और बोल्शेविक जो है मेजॉरिटी में आ गए, तो उसके बाद रिवोल्यूशन होता है 905 का। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आपको एक बात और बता दूं कि देखो बोल्शेविक जो थे यही एक तरीके से लिवोनिस्ट बने हैं। बाद में बोल्शेविकों ने ही क्रांति करी है। लेनिन इनका लीडर था, जैसे कांग्रेस के अंदर गांधी जी थे, ठीक है। बोल्शेविक के अंदर जो थे वो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इनकी एक विचारधारा थी सोशलिज्म वाली, और दूसरी विचारधारा थी कि ये वर्कर को मेन फोर्स मानते थे, कि वर्कर ही करेंगे। बाद में वर्कर ने ही ये काम किया है, ठीक है। इस वीडियो को छोटा रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह 905 का जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें जो रशियन ऑटोक्रेसी है उसको ख़त्म कर दिया गया। क्लियर? और जार की जगह एक संसद आ जाती है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब यहीं तक छोड़ते हैं। थैंक यू।